वालेकुम वंस अगेन। टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट हमने शुरू करना है और बग़ैर कोई तख़ीर किए हम टैक्स प्रैक्टिसेस को शुरू कर देंगे और आगाज़ आपसे करेंगे कि आपको टैक्स के बारे में क्या पता है, कितना पता है, कौन से टैक्स के बारे में पता है और क्या कभी आपने टैक्स दिया है, क्या कभी आप टैक्स की कैलकुलेशन में कभी इंटरेस्टेड हुए हैं। तो आपसे सवाल है, टैक्स के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? किताब देख के बताना है। किताब के बगैर क्या जानते हैं टैक्स के बारे में? जनरल लाइफ में टैक्स के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते? बताएं। टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, एसेट्स वगैरह पे लगता है। ये सर तैमूर नहीं पता आपको? कभी आप खाने की कोई चीज़ लेके गए हो घर और उसमें से शेयर ले लिया हो अब्बा जी ने कि ये थोड़ा सा मुझे दे दो इसमें से, या बड़े भाई ने ले लिया हो कि ये मैं खाऊंगा, वो टैक्स ही तो है। और क्या है कि आपने जो हासिल किया उसमें से हिस्सा निकाल दो किसी बड़े का, वो टैक्स है। मैं तो अपने बच्चों को अभी से कॉन्सेप्ट देता हूँ ये वाला। वो आइसक्रीम लेके आते हैं तो मैं एक एक बाइट लेता हूँ उनसे, ताकि उनको पता हो कि ये टैक्स है। कल को उनको दुखे ना जब उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देना है कि ये टैक्स क्या होता है। टैक्स काफ़ी इकसाम के हैं, मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक टाइप का टैक्स नहीं है। एक जो सबसे कॉमन आपकी एग्जांपल टैक्स की है वो इनकम टैक्स है, कि जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आप जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना होगा। जितनी ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा आपका टैक्स होगा। इसके अलावा टैक्स हैं सेल्स के ऊपर, के स्पेंडिंग के ऊपर। जो सेल करता है वो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है। स्पेंडिंग आप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करते जाएंगे। इनकम के ऊपर टैक्स देने के बाद जो पैसे आपकी जेब में आ गए, उससे जब आप बाज़ार जाते हैं, साबुन, वो शैम्पू, खाने की चीज़ें और इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर फिर से आप टैक्स देते हैं। वो सेल टैक्स है, वो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। वो यूनिफॉर्म है, वो जो कोई भी स्पेंडिंग करेगा वो पे करेगा। तो टैक्सेस की दो फिर ब्रॉड कैटेगरीज बनाई जाती हैं। दो ब्रॉड कैटेगरीज में टैक्स को डिवाइड किया जाता है। एक कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और एक कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है इनकम से मुतल्लिका। जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ज़्यादा टैक्स है, ज़्यादा कमा रहे हो ज़्यादा टैक्स दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स है कि इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से है। इसका ताल्लुक में भी स्पेंडिंग से हो, इसका ताल्लुक में भी पोजेशन से हो। आपके पास बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, ज़्यादा सारा देंगे। आपके पास छोटा घर है तो कम देंगे। बिल्कुल छोटा सा घर है तो आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन वो आपकी इनकम के ऊपर तो नहीं है। घर तो हो सकता है आपको विरसे में मिला हो, आप कुछ भी नहीं करते दुनिया में, लेकिन घर आपको मिल गया है, टैक्स उसके ऊपर भी देना है। वो डायरेक्ट तो ना हुआ। डायरेक्ट वो टैक्स है जिसका ताल्लुक आपकी इनकम के साथ है। जब जब इनकम बढ़ेगी तब तब टैक्स बढ़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स हर वो टैक्स जिसका इनकम से ताल्लुक नहीं है बल्कि किसी और चीज़ से ताल्लुक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं हमेशा सुना करता था कि ना यूएई में टैक्स नहीं है, दुबई में टैक्स नहीं है, अबू धाबी में टैक्स नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता था कि ये क्या मतलब, वो चलता कैसे है फिर मुल्क अगर टैक्स नहीं है तो ज़्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में। एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ जाके पता चला कि कोई सिटीज़न कहीं पर गाड़ी पार्क करता है तो उसका अच्छा खासा फ़ीस है गाड़ी पार्क करने की। वो दिन में 10 मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ी पार्क करता है, 10 मुख्तलिफ जगहों पे उसका टोकन ऑटो लग जाता है। पैसे दे रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। फिर वो कुछ अंडरपास हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर वो उस अंडरपास से गुजरता है फिर उसका टैक्स कट जाता है, उसके ऊपर से फीस लग जाती है उसको कार्ड देख के, अगेन वो टैक्स दे रहे हैं। वहाँ पर क्या था फिर सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जहाँ पर मुल्क के लोग खुशहाल हों बहुत ज़्यादा,
वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स काम कर जाते हैं। जहाँ पर लेकिन खुशहाली उतनी ज़्यादा ना हो, हमारे जैसे हालात, तो वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स देखना होता है कि इनकम के हिसाब से टैक्स करो। फिर टैक्स का निज़ाम ना पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में कहीं पर भी हो, टैक्स का निज़ाम आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये मुनसिफाना है या गैर मुनसिफाना है। मुनसिफाना या गैर मुनसिफाना नहीं होता। मैं भी 1 करोड़ रुपए की इनकम कमा रहा हूँ, आप भी 1 करोड़ रुपए की इनकम कमा रहे हैं। हो सकता है मेरे 1 करोड़ रुपए के ऊपर 35 लाख का टैक्स हो और आपके 1 करोड़ रुपए के ऊपर सिर्फ 5 लाख रुपए का टैक्स हो। ऐसा हो सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन पाकिस्तान। इसलिए नहीं कि आप रिश्वत दे के कम टैक्स करवा लेंगे अपना, इसलिए कि रूल ही ऐसे है। ऐसा हो सकता है। रूल ये है कि अगर मेरी इनकम बिजनेस से आ रही है तो मेरे ऊपर और टैक्सेस हैं, रेट और हैं। मेरी इनकम सैलरी से आ रही है तो मेरे ऊपर और रेट है। मेरी इनकम प्रॉपर्टी रेंटल से आ रही है तो और है। मैं प्लॉट बेचता हूँ तो और है। मैंने आज प्लॉट ख़रीदा, कल बेच दिया, मेरे ऊपर और टैक्स है। मैंने आज प्लॉट ख़रीदा, 4 साल रख के बेचा, मेरे ऊपर टैक्स है ही नहीं, उसमें जितना मर्जी में पैसे कमा लूँ। तो आपने ये जो टैक्स प्रैक्टिसेस की क्लास है, इसमें यही चीज़ें सीखनी हैं। कब टैक्स लगना है, कब नहीं लगना, कब कितना लगना है, कब कितना कम लगना है, कब कितना ज़्यादा लगना है। आप जब टैक्स पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को मशवरा दे सकें कि आप अपना टैक्स थोड़ा सा ना ऐसे प्लान कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप सब लोगों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, कार्ड चार्ज करते हैं, पैकेज लगाते हैं, टैक्स देते हैं उसके ऊपर, देते हैं ना। 100 रुपये लोड करते हैं तो कितने रुपए आते हैं? 88 रुपये आते हैं। 12 रुपये कहाँ जाते हैं? टैक्स में चले जाते हैं। वो कौन सा टैक्स है? वो डायरेक्ट टैक्स है, वो इनकम के ऊपर है। लेकिन आपकी तो कोई इनकम नहीं है, फिर आपके ऊपर क्यों टैक्स है? वो आपकी तो इनकम है ही नहीं। है डायरेक्ट। गवर्नमेंट ये कहती है, मिसाल के तौर पर ना हम ये कहते हैं जी साल में कितनी दफ़ा डायरेक्ट टैक्स में पेमेंट करूं। वो कहते हैं नहीं, साल में ना रिटर्न 1 दफ़ा जमा कराएं। डिक्लेरेशन जो टैक्स का डिक्लेरेशन है ना, उसके लिए मैं कुछ टर्म्स जो है ना लिखूंगा, जो कि हमने आगे कॉमनली यूज़ करनी है। तो आज उनको तो 1 दफ़ा सीख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या होंगी। कुछ टर्म्स बोलनी है हमने, जैसे रिटर्न है। रिटर्न का वर्ड यूज़ होगा बार बार। रिटर्न का मतलब है डिक्लेरेशन। मैंने एक साल जब मेरा गुजर जाएगा, हर साल जब 30 जून ख़त्म हो जाएगा तो उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर ना एक रिटर्न फाइल करनी है। एक मैंने डिक्लेरेशन फाइल करना है कि जनाब पूरे साल में मैंने इतनी सैलरी कमाई, मैंने इतना प्रॉपर्टी से रेंट कमाया, मैं कारोबार कर रहा था उसमें से इतना प्रॉफिट कमाया, मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, उस पार्टनरशिप फर्म ने इतना पैसा कमाया, तो कुल मिला के मेरे ऊपर इतना टैक्स बनता है, तो ये लो मैं वो जमा करवा रहा हूँ। रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है 30 सितंबर हमारे यहाँ टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है नॉर्मली। जब 30 जून गुजर जाता है तो उसके बाद 30 सितंबर होती है। 3 महीनों के अंदर अंदर आपने उस साल की टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है। ठीक है। रिटर्न का वर्ड होगा, इसके लिए वर्ड यूज़ किया, ये वर्ड डिक्लेरेशन है, लेकिन हमारा लॉ इसको रिटर्न कहता है। सो एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल अ टैक्स रिटर्न। हमारे उर्दू में ना फिर कई लोग पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिटर्न फाइल करनी है, वो कहते हैं फाइल रिटर्न करनी है। एक दफ़ा बड़े पढ़े लिखे किस्म की एक खातून डायरेक्टर मार्केटिंग एक बहुत बड़ी कंपनी में, उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरी फ़ाइल आप रिटर्न करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो आपकी रिटर्न फाइल करता हूँ। कहते नहीं फिर मेरी फ़ाइल कौन रिटर्न करेगा। मैंने कहा जी आपका मतलब क्या है। उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो मेरी पूरे साल की वो जो है फ़ाइल जो बनी है वो मुझे रिटर्न करनी है किसी ने। अगला उनका सवाल यह था कि वो जो मेरा टैक्स कटा हुआ है पूरे साल में वो मुझे कब रिटर्न होगा, क्योंकि अब लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइल होनी है। सो ये रिटर्न डजंट मीन कि कुछ वापस करना है टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको। ये रिटर्न का मतलब है यू आर गोइंग टू रिटर्न टू देम। जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी तरफ लौटाए जाओगे, वैसे डिपार्टमेंट कहता है कि साल में 1 दफ़ा आप हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। फाइनेंशियल टर्म्स में आप हमारे पास आएंगे 1 दफ़ा, बताएंगे हमें।
तो हमने साल के एंड पे रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें हम बताते हैं पूरे साल में मेरी इतनी। डिपार्टमेंट अब ये कहता है, जो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप टैक्स देंगे, आप टैक्स कहते हैं मैं 30 सितंबर को दूंगा, तो हमने पूरा साल कैसे चलाना है, पूरा साल कैसे गवर्नमेंट चलानी है, सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें कैसे देनी है, द बॉयज़ लिविंग इन रावलपिंडी उनको कैसे पैसे देने हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से जानी है, फ़ौज ने कहाँ से खर्चे करने हैं, मिसाइल कैसे बनाने हैं, बम कैसे बनाने हैं, पूरा साल भाई पैसे चाहिए। 30 सितंबर का वेट नहीं कर सकते, आप साथ साथ टैक्स जमा कराएं, साथ साथ। तो आप जब टैक्स वो चार्ज करते हो ना कार्ड मोबाइल का, तो उसके ऊपर जो टैक्स आपसे ले लेते हैं वो एडवांस होता है। वो कहते हैं जी एडवांस दे दो, साल के बाद हिसाब कर लेना, हमारी तरफ निकलते हुए तो बता देना, आपकी तरफ निकलते हुए तो और दे देना। तो वो विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। आपसे टैक्स जो लिया जाता है एडवांस में ले लिया जाता है, विद होल्डिंग, पूरा साल चलती रहती है विद होल्डिंग। मुझे सैलरी मिल रही है, फर्ज कर लो हर महीने मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देगा, तो एक अंदाजन एक रकम जो है ना कैलकुलेशन के मुताबिक टैक्स के तौर पे काट लेगा। लाख रुपया सैलरी है, उसमें से 8-9 हज़ार रुपये काट लेगा, वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। साल के एंड पे मैंने उनको बताना जी मुझे पूरे साल में 12 लाख तनख्वाह मिली, उसके ऊपर मेरा से 1 लाख रुपया टैक्स बनता था, वो मेरे एम्प्लॉयर ने पहले ही काट लिया हुआ है, तो मैं और कोई टैक्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ रिटर्न जमा करा रहा हूँ। और अगर एम्प्लॉयर ने कम काटा था तो मैं और जमा करा दूंगा, और अगर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा काट लिया था पूरे साल में टैक्स मेरा, तो फिर मैं वापस मांग लूँगा कि मेरा इतना आपकी तरफ बनता है। वो देना या ना देना FBR की मर्ज़ी है, ठीक है। तीसरी टर्म एक आ गई, FBR का वर्ड हमने बार बार यूज़ करना है। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। पुराने ज़माने में CBR कहलाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये अब FBR हो गया। ये वो इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में टैक्सेस को कंट्रोल करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, टैक्स जमा करना इसकी जिम्मेदारी है, लोगों से टैक्स इकट्ठा करना इसकी जिम्मेदारी है, टैक्स कलेक्टर है ये पूरे पाकिस्तान का। FBR क्या है? बोर्ड है। बोर्ड क्या होते हैं? कोई भी बोर्ड होता है, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक बोर्ड है, तो एक इदारा है ना, उसके कुछ हेड होते हैं, उनको हम बोर्ड मेंबर्स कहते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से होते हैं, कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, फिर उनके नीचे कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, CSS करके लोग जाते हैं, अफसर बनते हैं FBR में, और वो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये उनका काम है। टर्म्स आगे से आगे आती जाएंगी, मज़ीद एक्सप्लेनेशन इनकी आगे चैप्टरों में कहीं ना कहीं आ जाएगी, अभी सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते जाना है, जहाँ जहाँ आपको क्लिक करे कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ का इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है। जैसे अभी FBR के बारे में कोई एक्सपीरियंस आपका है? पाकिस्तान में रहते हैं ना आप लोग, FBR चीख के पुकार के आप लोगों से कह रहे हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन करो, Tier 1 रिटेलर से कोई चीज़ ख़रीदते हो तो उससे पक्की इनवॉइस लो, उस पक्की इनवॉइस को मोबाइल से टैक्स आसान ऐप पे जाके वेरीफाई करो, कुरानंदाजी में आपका इनाम निकलेगा। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता? ऐड देखी थी तो वो नहीं देखा कि कुरानंदाजी कब हुई है यार, वो कुरानंदाजियाँ 3 कर चुके हैं। लाहौर में किसी भी अच्छे स्टोर पे आप जाएं तो वो Tier 1 रिटेलर है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने आपको एक पक्की इनवॉइस देनी है। पक्की इनवॉइस का मतलब ये है कि उसकी इनवॉइस के ऊपर FBR भी लिखा हुआ होगा, FBR का इनवॉइस नंबर भी लगा हुआ होगा, एक QR कोड लगा हुआ होगा। QR कोड वो समझते हैं? QR कोड तो आप समझते होंगे ना। तो QR कोड लगा, आपने उस QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करके वेरीफाई करना है कि मेरी ये इनवॉइस वेरीफाई कर लें। जब आप वेरीफाई करते हैं तो आप FBR की ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं। ड्रॉ में शामिल हो जाने का मतलब ये है कि जब कुरानंदाजी होगी आपका इनाम भी निकल सकता है, यू नेवर नो, निकल ही आए। तो इसलिए ज़रा थोड़ा जो है ना वो माशरे के साथ भी रहे ना कि माशरा क्या कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। यार क्या पता होता है, नाम ही निकल आए। मैं तो हर महीने में 6-6 इनवॉइसेस 7-7 इनवॉइसेस वेरीफाई करके भेज रहा हूँ,
जो इनवॉइस मेरे काबू आती है मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ। एक दिन तो मुझे ख्याल आया कि FBR मुझे इस बात पे ना पकड़ ले कि तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से कि तुम हर इनवॉइस वेरीफाई करी जा रहे हो। आइए देखो, तो दिखाओ दिखाओ। ये भाई गया है रेम स्टोर पे, रेम स्टोर है, ये रेम स्टोर से इनवॉइस लेकर आया है। हम नहीं कहते कि इसने क्या क्या खरीदा है, उसकी तरफ नहीं हम जाते, पूरे घर की ग्रोसरी है भाई की। अच्छा, ये है वो FBR पॉइंट ऑफ सेल लिखा हुआ है, ये QR कोड बना हुआ है, ये FBR का इनवॉइस नंबर आ रहा है। अब एक ऐप है एंड्रॉयड पर, प्ले स्टोर पे पड़ी है और उस पर ऐप स्टोर के ऊपर, जिसका नाम है टैक्स आसान, टैक्स आसान FBR। उस ऐप में जाके इनवॉइस वेरीफाई करनी है, ये वाली कि ये इनवॉइस वेरीफाई कर दी जाए, दैट्स इट। और वो वेरीफाई करके आप कुरान-अंदाज़ी में शामिल हो जाएंगे। बेसिकली होना क्या है, ये मैं नहीं कहता कि रेम स्टोर ये करता था, लोग ये करते थे कि आपसे ये पूरा आपको चीज़ें बेची, इन चीज़ों की कीमत बनी फ़र्ज़ कर लो 10,000, ऊपर सेल टैक्स बन गया 1,700 रुपये, वो आपसे 1,700 रुपये कलेक्ट कर लेते थे, आगे FBR को जमा नहीं करवाते थे। FBR ने उसका हल ये निकाला कि जनाब आप हमारा एक सिस्टम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, हमारा सिस्टम आपके सिस्टम के ऊपर लगा हुआ होगा, जब आप इनवॉइस निकालोगे रियल टाइम में हमारे सिस्टम में फॉल कर जाएगी। तो अब लोग लगे हुए फिर ये करने के लिए। पहले सिर्फ यूरोप में था, अमेरिका में था, पाकिस्तान में नहीं था, अब पाकिस्तान में भी हो गया। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन। ये आपकी करंट गवर्नमेंट जो करंट रजीम है, ये उसके वन ऑफ द बिगेस्ट कारनामे जो है उनमें से एक है। अब आप जो सेल टैक्स देते हैं वो डिपार्टमेंट में जाएगा, लोग जेब में नहीं डाल सकेंगे। तो FBR, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स, रिटर्न, ये अभी तक बातें हमने ऐसे ही बातों बातों में की हैं। अच्छा, जो आपने अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है ना, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। पेपर आपका जो टैक्स का पेपर है, मैं आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेथडोलॉजिकली इसको किया जा सकता है। ये ऐसा पेपर है जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। थोड़ा सा अपने जहन को हाजिर रखें और पढ़ते जाएं साथ साथ, सवाल करते जाएं साथ साथ, तो आप इस पेपर को पास कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब दो किस्म के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं सवाल हल करने से रिलेटेड, कि जी आपको एक डेटा दे दिया और कहा कि इसका टैक्स बनाओ, कितना टैक्स बनता है, इसकी टैक्स लायबिलिटी बनाओ, कितनी बनती है। और दूसरे सवाल आते हैं थ्योरेटिकल में आते हैं रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड, कि किताब में आपने पढ़ा था उसको रिप्रोड्यूस करो, याद करके लिखो। और दूसरे वो आते हैं जो एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं, कि वो कहते हैं नहीं ये प्रोविजन है लॉ की, इसको इस तरह एक्सप्लेन कर दें। वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो एक्सप्लेनेशन होती है। इस तीन तरह के सवाल कह लें इस तरह के आते हैं, दो मेजरली थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, और थ्योरेटिकल के आगे दो किस्में आती हैं, रिप्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड। तो ये सारे हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 1 बाय 1। यहाँ पर हमने पढ़ना है, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा क्वेश्चंस की जो हमने करने होंगे, उनके कुछ चीज़ों के शॉर्ट नोट्स भी आपको साथ साथ दूंगा। लेकिन मेजरली ICAP की बुक है, ICAP ने 21 मार्च को अपडेट कर दी है नए सिलेबस के लिए, हमने वहाँ से पढ़ना है। मेजरली हम उसको फॉलो करेंगे। हैंडआउट्स भी दूंगा, जो चैप्टर्स में समझता हूँ, जो टॉपिक्स में समझता हूँ उसके ऊपर हैंडआउट्स की ज़रूरत है। और क्वेश्चंस हर चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ICAP की किताब से पढ़ना है। ICAP की किताब हार्ड बाउंड फॉर्म में नहीं मिल रही है आजकल, वो ICAP नहीं बनाता। पहले छापते थे, अब उन्होंने छापना बंद कर दिया। PDF में पड़ी हुई है ICAP की वेबसाइट पे, आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपके साथ। अगर उसको प्रिंट करवा लें तो भी ठीक है, वरना कोई 2-4 दिन में ये जो वहीद बुक डिपो वाले हैं वो निकाल देंगे किताब बना के। वो जब फ़ोटोकॉपियाँ निकालते हैं तो समहाउ वो सस्ती पड़ती हैं। हम खुद एक बंदा प्रिंट निकलवाने जाएंगे तो महंगी पड़ेगी, वो प्रिंट निकालते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो उनसे कह देते हैं कोई 15-20 कॉपियाँ वो भेज देंगे या जितनी हमें चाहिए होंगी, फिर आप यहाँ से भी ले लीजिएगा। लास्ट टाइम उन्होंने बनाई थी कोई 450-500 रुपये के करीब बन गई थी, हमने खुद प्रिंट निकाले थे तो 1200 रुपये की निकली थी।
तो इसलिए ज़रा थोड़ा उन्हीं के ऊपर ही चलते हैं। क्या ख्याल है, सस्ता काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहला चैप्टर है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये वो चैप्टर है जो बातों बातों में ही आपको सारी टैक्स का जो बैकग्राउंड है वो बता देता है। तो हमने इसी चैप्टर से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके बाद हमने चैप्टर 4 पे जाना है। बीच के 2 चैप्टर हम फॉर द टाइमिंग स्किप करेंगे, लेकिन अभी हम इसको चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। टैक्स के 2 किस्म के डेफिनेशन से पहले टैक्स की कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पर उन्होंने जो लिखी है वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखी है। कहते हैं कि टैक्सेशन इज डिफाइंड एज इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सॉवरन थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी रेजेज रेवेन्यूज इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में सॉवरन कौन है? सॉवरन किसको कहते हैं? जिसकी हुकूमत हो। पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। पाकिस्तान में 2 तरह की हुकूमतें पाई जाती हैं, फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट अलग से टैक्सेस कलेक्ट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग से टैक्सेस कलेक्ट करती हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। प्रोविंशियल के पास बाकी सारे टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपसे ले सकती है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है जी। ये आपसे ले सकती है एक्साइज टैक्स, ये आपसे ले सकती है मोटर रजिस्ट्रेशन टैक्स, ये आपसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ये आप इनके पास बेशुमार पावर्स है। आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ से पिज़्ज़ा खाते हैं, वो रेस्टोरेंट वाला ये कहता है जी 1000 रुपया पिज़्ज़े की कीमत है, इसके ऊपर सेल टैक्स है। अगर कैश से पेमेंट करोगे तो 16% है, अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% है। बताओ इस बात का पता है आप लोगों को? पहले ऐसा हो रहा है ना भाई, कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% है और अगर कैश से करोगे तो 16% है। तो 1000 के ऊपर 160 रुपये या 1000 के ऊपर 50 रुपये, ये आपकी मर्ज़ी है आपने कितने देने हैं। आप कहते हैं जी ठीक है ये लो 160 रुपये, मेरे पास कार्ड नहीं है फ़िलहाल। ये जो 160 रुपये उसने आपसे टैक्स कलेक्ट किए, ये टैक्स ऑन गुड्स नहीं है। रेस्टोरेंट टैक्स ऑन सर्विसेज लेता है। रेस्टोरेंट जो टैक्स लेता है वो प्रोविंस को जमा कराता है। रेस्टोरेंट का टैक्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बिकॉज रेस्टोरेंट इज कंसिडर्ड एज ए सर्विस। रेस्टोरेंट इज कंसिडर्ड एज ए सर्विस। यही पिज़्ज़ा आप जाते हैं एक बेकरी पे, वहाँ से लेते हैं। बेकरी पे गए, उनसे पिज़्ज़ा लिया और उन्होंने कहा 1000 रुपया कीमत है पिज़्ज़े की, ऊपर 17% सेल टैक्स है, 170 रुपये लेंगे ऊपर। आप कहते हैं मैं कार्ड से दूँ 5% कर लोगे? उनका नहीं, कोई चक्कर नहीं, इसके ऊपर 17% ही है, क्योंकि वो सेल टैक्स ऑन गुड्स है। बेकरी सेल टैक्स ऑन गुड्स पे जा रही है, रेस्टोरेंट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे जा रहा है। तो आप देखते हैं कि चीज़ वही है, पिज़्ज़ा उसी तरह का ही है, लेकिन जब मैं बेकरी से लेने जाता हूँ तो उसके ऊपर 170 रुपये देने ही पड़ते हैं 1000 रुपये के पिज़्ज़े के ऊपर। रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो मेरी मर्ज़ी है, कार्ड कर दूंगा तो 50 रुपये हो जाएंगे वरना। सो दिस इज़ डिफरेंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स है गुड्स के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टैक्स और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का टैक्स है सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज कितनी किस्म की सर्विसेज हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज हैं, कंसल्टेंट्स की, हमें भी सेल टैक्स चार्ज करना होता है अपने कस्टमर को, लेकिन वो प्रोविंशियल सेल टैक्स है। जबकि जो लोग गुड्स बेच रहे हैं वो सेल टैक्स ऑन गुड्स देते हैं। तो सॉवरन गवर्नमेंट को कहते हैं और थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी। पाकिस्तान में लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? लॉ मेकिंग कौन करता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लॉ मेकिंग किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की।
लोग कहते हैं पार्लियामेंट, पीपीपी के खुर्शीद शाह साहब हैं, वो कहते हैं पार्लियामेंट, वो इस ए को इसका हक अदा कर देते हैं पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट पाकिस्तान में लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, उनमें से एक हाउस है नेशनल असेंबली और दूसरा हाउस है सेनेट। जो सारी पॉलिटिकल हिलजुल चल रही है वो कहाँ चल रही है इस वक्त? सेनेट में या नेशनल असेंबली में? नेशनल असेंबली में चल रही है ना। खान साहब को यहाँ से वज़ीर आज़म के तौर पर निकालने की कोशिश हो रही है ना, नेशनल असेंबली। तो लॉ मेकिंग इन्होंने करनी है, ये लॉ मेकिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी लॉ मेकिंग बॉडी के जरिए टैक्स इन्फोर्स करती है। अब ये लॉ बना देते हैं, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है फिर? FBR का। ये लॉ मेकिंग कैसे होती है देखेंगे। लेकिन लॉ मेकिंग करने के बाद टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार किसके पास है? FBR के पास है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वो टैक्स कलेक्ट करने। दूसरी डेफिनेशन कह लो, इट इज़ अ मीन्स फॉर द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ पर्पसली यूज टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजनरी। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करके क्या करना है? इमरान खान ने घर ले जाना सारा टैक्स, नवाज शरीफ घर ले जाता था सारा टैक्स। तो सिटीजन की वेलफेयर के लिए टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं ना। टैक्स कलेक्ट होंगे तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी हिफाजत होगी, फ़ौज को पैसे जाएंगे, फ़ौज की तनख्वाहें जाएंगी, फ़ौज की पेंशन जाएंगी, मिसाइल बना सकते हैं, बम बना सकते हैं। फिर कुछ पैसे बच गए तो उनसे डैम बन जाएंगे, फिर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें चली जाएंगी। ये सारा कुछ होगा टैक्सों से, वेलफेयर ही हो रही है ना। आप टैक्स देते हैं तो पुलिस चलती है, आप टैक्स देते हैं तो फौज चलती है। डरते आप दोनों से हैं। कल किसी ने बड़ा मज़ाहिया बात लिखी हुई थी, वो 23 मार्च को ना वो जो त्यारे उड़े वो ऐसे उल्टे सीधे ऐसे ऐसे हो रहे हैं और साथ में वो कलरफुल किस्म का धुआं निकाल रहे हैं। तो किसी ने लिखा हुआ था कि खुद देखो, खुद जहाज़ों को उल्टा सीधा करके ना उड़ाते फिर रहे हैं, हम वन व्हीलिंग कर लें तो हमें उठा के अंदर डाल देते हैं। ये दौरे में आ रहे हैं इन लोगों के। देख लो। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन लिखी, इट इज द कलेक्शन ऑफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकम बाय अ गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स की तीनों डेफिनेशंस ठीक हैं। इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल इनकम का शेयर गवर्नमेंट ले जाती है तो वो टैक्स बन जाता है। टैक्स लगाया क्यों जाता है? ये जो 1.2 है ना, इसमें अगली बात है 1.2 में रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितनी दफ़ा पेपर में एज इट इज़ आया हुआ है, एज इट इज़, कि व्हाट आर द रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स सिस्टम। टैक्स के रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपली समझ आते हैं। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पैसा इकट्ठा करना रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। लोगों से टैक्स लगा के टैक्स ले लो, रेवेन्यू बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। इमरान खान 3600 कहता है मैं 3600 अरब से इसको 4800 अरब पे ले गया हूँ। ले भी गए हैं, बाकी बढ़ाई है इन्होंने टैक्स की कलेक्शन, तो बढ़ाई है। उससे क्या हुआ? जाहिर है उससे कोई डेट रीपेमेंट्स हो गई, कुछ मुल्क में लग गया। तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो समझ आता है, सिंपल बात है। गवर्नमेंट को जब टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे तो गवर्नमेंट का हाथ थोड़ा सा खुला हो जाएगा। गवर्नमेंट खुले हाथ के साथ बेहतर चीज़ें कर सकती है, सड़कें बना सकती है, ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, ज़्यादा अच्छे मंसूबे शुरू कर सकती है। ये तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव सिंपल बात समझ में आती है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टैक्सेस के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एक एरिया है उसको ना इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए, वहाँ पे ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं। तो गवर्नमेंट कहती है जी फ़लाँ एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाओ, उसके ऊपर 10 साल का टैक्स हॉलीडे है। जो इंडस्ट्री वहाँ से ऑपरेट कर रही होगी, जो फैक्ट्री वहाँ होगी, लो जी उसको 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे हम उससे। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। भागम भाग इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा, वहाँ जाके इंडस्ट्री लगाएगा कि यार ठीक है यहाँ पर 10 साल का टैक्स हॉलीडे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हुआ ना, उससे क्या हुआ? वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, वो इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके में जाहिर है लोग उस एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने के लिए पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। उधर जहाँ पर भी इंडस्ट्री लग जाती है वहाँ पर ओवरऑल एक बूम तो आ जाता है ना। वहाँ पर उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, लोकल रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टिंग एन एरिया वो अचीव हो गया।
किससे अचीव हुआ? टैक्सेस से। हमने टैक्स में छूट दी। जैसे गवर्नमेंट ने आपकी ने कहा जी हतार, आज़ाद कश्मीर, हतार में ना टैक्स हॉलीडे है। हतार में ये करशी वालों ने जाके अपने प्लांट लगा लिए, हतार में पेप्सी वालों ने जाके अपने प्लांट लगा लिए कि हतार में टैक्स हॉलीडे है, चलो जी हतार चलते हैं। हतार अपलिफ्ट नहीं हुआ होगा जब वहाँ पे करशी के प्लांट लगे, जब वहाँ पे पेप्सी के प्लांट लगे और अपना पेप्सी कंसनट्रेट ही वहाँ बनाना शुरू हो गया, तो क्या अपलिफ्ट नहीं हुआ होगा? अपलिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट ने कहा जी बलोचिस्तान में जाके बनाओ अपने जो है ना वो मनसूबे, उधर टैक्स हॉलीडे दे दिया। बनाए कुछ लोगों ने जाके, अपलिफ्ट भी होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हालात हो रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पे वो दाऊद यामा वाले जो हैं, यामाहा दाऊद DYL वाले, दाऊद यामाहा वालों ने वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी मोटरसाइकिलें बनाने की। वो परेशान थे, एक दफ़ा मुलाकात होती बता रहे थे कि हमारी तो कई दफ़ा पूरा पूरा ट्रक ही ले जाते हैं हमसे, मोटरसाइकिलें बना के ट्रक भर के बेच रहे हैं और वो कहते हैं जी पूरा ट्रक हमें चाहिए। वहाँ पर जो वो हैं मतलब थोड़ी तंजीमें दूसरी भी काम कर रही ना। तो गवर्नमेंट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऐसे अचीव करती है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में देखो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहली चीज़ है रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में, फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर द गवर्नमेंट, टू यूज एज ए टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गवर्नमेंट के पास टैक्सेस एज ए टूल काम करते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकती है, पैसा कलेक्ट करें, कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट के पास पैसा कलेक्ट हुआ ही है तो गवर्नमेंट वो जो सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे दे रही है ना, 12 कितना पता नहीं 1200 रुपये महीने का आ रहा है, कितना 2500 रुपये महीने का आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों को जो मंथली सपोर्ट आ रही है जी 12,000 आ रहे हैं, 14,000 आ रहे हैं। तो बताओ स्टाइपेंड जितने पैसे तो घर बैठे मिल रहे हैं लोगों को। गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं तो गवर्नमेंट ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकती है ना। गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं तो आपके गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया ना आपके लिए, बिजली अगले 5 महीने महंगी नहीं होगी, वो जो आपका पेट्रोल है आगे महंगा नहीं होगा, डीजल भी उन्होंने कहा नहीं महंगा होगा, ठीक है। तो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के टूल के तौर पर भी टैक्सेस को यूज़ करती है गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती जी कि हमारी पॉलिसी है हम टोबैको को ख़त्म करना चाहते हैं मुल्क से, लगाओ ढेर सारे टैक्स फिर उसके ऊपर 50%, 60%, 70% टैक्स बढ़ा दो उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, आपकी पॉलिसी ऑफ एरेडिकेटिंग टोबैको इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब टोबैको इतना महंगा हो जाएगा तो कौन फिर इस्तेमाल करेगा उसको? बहुत कम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो अलग बात है, हर बजट में टोबैको महंगा होता है, लेकिन जिन्होंने करना है कंज्यूम वो करते हैं। वो पेट काट कर भी सिगरेट लेते हैं, भूख रख कर भी बेचारे सिगरेट लेते हैं कि अच्छा यार अब महंगी होगी क्या करें। MJ के साथ टोबैको की वजह से टैक्सेस नहीं बढ़े, ये इन्होंने तो खुद कीमतें बढ़ाई हैं। टैक्सेस का तो इम्पैक्ट आ गया था जब आना था, ये तो MJ असल में चल गई है मार्केट में, इसलिए उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। गाड़ियों के बारे में तो पाकिस्तान में इंसेन किस्म की जो है ना वो, मैं 96, 7 से मैं ना आपको रिलेट करके बता सकता हूँ। ये होंडा CD70 जो है ना, उस वक़्त ये ओनली 70 cc बाइक अवेलेबल थी। इसके अलावा ये थी इनकी सुजुकी की और उनकी यामाहा वालों की, तो वो या तो 100 cc थी या फिर वो 2 स्ट्रोक इंजन थी। तो होंडा CD70 वॉज द किंग मार्केट में ना। इन्होंने अपनी प्राइस 40,000 रुपये से एक साल 50,000 की, 50,000 से अगले साल 70 कर दी, 70 से 75 कर दी। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। अब 90s में देखें 75,000 रुपये की होंडा CD70 आ रही है। उसके बाद ना कुछ गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, चाइनीज़ मोटरसाइकिलें के असेंबलिंग शुरू करवाई यहाँ पे। एक मेट्रो मोटरसाइकिल के नाम से मोटरसाइकिल आ गई, रोड प्रिंस के नाम से आ गई। शुरू में ये 2-3 आई, रावी आई थी, एक ना इधर चिंगची के नाम से भी थी। ये चिंगचियाँ जो है ना, जो इनकी पूरी फैक्ट्री थी। चिंगची मोटरसाइकिल का नाम था, चिंगची रिक्शे का नाम नहीं था, मोटरसाइकिल थी। तो वो आगे उन्होंने की गाड़ी देना, मोटरसाइकिल देना शुरू कर दी 30,000 में। एक मोटरसाइकिल मिल रही 75 में, एक मिल रही 30 में। अब जितना मर्जी किसी को समझाएंगे ये जापानी और ये चाइनीज़ है, लोगों ने कहा हमें चाइनीज़ है, ठीक है चल तो रही है ना, 3-4 साल चलेगी ना, देखेंगे फिर।
CD70 की प्राइस वापस आई, कोई 50 के करीब आई वापस। ये बढ़ते 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 फिर कई 10-12 साल इनको लगे दोबारा उस मुकाम तक पहुंचने में, 70 तक जाने में। अभी पता नहीं कितने की है बार, मतलब अब ये, लेकिन ये बड़ा टाइम लगा उनको इस दोबारा अचीव करने में। अगर ये उसी तरह होता तो ये तो 1.5-2 लाख को क्रॉस कर चुके होते। तो सेम गोज विद द कार्स। अब गाड़ियाँ भी चाइनीज़ आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। MG, जीली के नाम से आ रही है, चैंगन की गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर फोटोन की गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रोटोन, यस प्रोटोन की आ रही हैं। ये देखना ये वापस आएंगे सारे अपनी उसके ऊपर। एनीवेज, तो दीज 3 आर रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में पहली चीज़ पढ़ें ज़रा, अंग्रेज़ी ना आप लोगों ने पढ़नी है, साथ साथ अपने मोबाइलों में डाउनलोड कर लो, किताब का भी अरेंजमेंट करते हैं आज, वेद से कहते हैं कुछ किताबें छापे। टू स्ट्रेंथन एनामिक एंटरप्राइजेज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और कंडीशंस और फॉर इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेचारी सुस्त रवि का शिकार हैं, बदहाली का शिकार हैं, उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए? टैक्सों से ही आते हैं। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट सिर्फ उनको पैसे देती है, उनका बहाली का प्रोग्राम नहीं शुरू करती। पूरी बहाली भी की जा सकती है कंपनीज की। हाँ वो जनरेट, लेकिन वो जनरेट उतना नहीं कर पाते ना जितने उनके खर्चे हैं। पॉलिटिकली मिसमैनेज्ड चीज़ें हैं। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। अब आपको इसकी एग्जांपल्स बेशुमार दी जा सकती हैं। लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और इंपोर्ट्स को कम करना है। नून लीग की हुकूमत के दौर में जब पहले उन्होंने डॉलर को 105 रुपये से 112 रुपये के दरमियान में रखा, उससे क्या हुआ कि आपकी इंपोर्ट जो थी वो सस्ती रही। जब इंपोर्ट सस्ती है, 105 रुपये का डॉलर मिल रहा है, आप बाहर से एक चीज़ मंगवाते हैं, बाहर से एक मार्कर आता है 100 रुपये का पड़ता है, पाकिस्तान में बनाए 150 रुपये का बनता है, तो कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान में बनाएगा? कहेगा नहीं, बाहर से मंगवा के बेच देते हैं। कंजम्पशन तो बहरहाल है। तो फिर जब इस गवर्नमेंट के आने के बाद डॉलर ने फ्री फ्लाइट पकड़ी, 180 को टच करके वापस आया। अब सिचुएशन ये है कि अब आप इंपोर्ट करते हैं तो महंगी पड़ती है, लोकल बनाते हैं तो सस्ती पड़ती है चीज़, कोई भी चीज़। उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। चाइनीज़ पाकिस्तान में आ गए, वो जो वहाँ से बना के बेचते थे उन्होंने पाकिस्तान में आके फैक्ट्रियाँ लगा ली। अब पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं चाइनीज़ की, वो टाइलें तक यहाँ बना के बेच रहे हैं। तो आपकी इंडस्ट्री थोड़ी प्रोग्रेस करना शुरू हो गई। सॉरी, वो तो पहले पैसा लेकर आए हैं ना, काफ़ी सारा पहले लेकर आए हैं पैसा, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री लगाने के बाद कोई लोकल टैक्स भी दे रहे हैं, जितनी वो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर लोकल टैक्स देंगे, फिर ही लेकर जाएंगे ना। टैक्स का फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है। सॉरी, यहाँ से जो उसका रॉ मटेरियल उनको चाहिए जो यहाँ से वो ले रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। क्या चीज़? कुछ चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। जो चीज़ पाकिस्तान से अवेलेबल होगी वो कोई क्यों बाहर से मंगवाएगा, उसको बाहर से मंगवाने में महंगी पड़ती है, तो इसलिए इसका बेनिफिट ही होता है। गाड़ी पाकिस्तान में असेंबल होती है ना, तो इंजन बाहर से आता है, सारा पार्ट्स तो यहीं बनते हैं यार, सारे गाड़ी के पार्ट्स, मोटरसाइकिलों के पार्ट्स यहीं बनते हैं सारे। ये इसके मड, ये जो होते हैं आगे वो क्या बम्पर्स, इसके बोनट्स और वो जो इसका सारा कुछ तो यहीं बन रहा है, डाइयाँ लगी हुई, लोहा यहीं से आता है। तो लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टैक्स बढ़ा भी सकते हैं। आप बाहर से आने वाली चीज़ों पर, उसको कहते हैं डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। एंटी डंपिंग उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। टर्म्स में एक और टर्म आ जाएगी, एंटी डंपिंग। जो किसी अपनी प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए बाहर की प्रोडक्ट के ऊपर आप ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, उसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ कहा जाता है। तो आप उसको बेसिकली जो है ना बाहर की प्रोडक्ट को किल करने के लिए कर रहे हैं कि वो बाहर से मंगवानी तो फिर महंगी पड़ेगी। ये लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं इनके ऊपर टैक्स ज़्यादा होते हैं बाहर से जब आती हैं, एंटी डंपिंग है। जो लोकल क्यों नहीं आप ले रहे हैं?
एज बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड निगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड निगोशिएशंस करते हैं तो भी टैक्सेस एक बार्गेनिंग चिप होते हैं कि अच्छा ठीक है आप अपने इन्वेस्टर से कहें पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, हम उनको ये छूट देंगे। अच्छा आप अगर हमें ये छूट नहीं दे रहे हो तो फिर हम भी आपको ये छूट नहीं दे रहे। ये दोनों दो कंट्रीज जो होते हैं ना, इनके आपस में इसको कहते हैं ट्रीटीज, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लंदन में जाके सैलरी कमाता हूँ, तो मैं लंदन में भी अपनी सैलरी पर टैक्स दूंगा, पाकिस्तान में पैसे भेजूँ तो क्या फिर उसके ऊपर टैक्स दूंगा? तो ये अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन होती है कि एक जगह टैक्स हो गया तो दूसरी जगह नहीं दिया जाएगा। मुल्कों ने आपस में एग्रीमेंट किए हुए होते हैं। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशंस, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और मेंटेन एंड improve the efficiency of local forces, to implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market, to discourage certain undesirable sectors and activities। तो आपने 1.2 पूरा पढ़ना है। हर जो इसमें लाइन लिखी हुई है, इस एक एक लाइन का आपने एक एक दो एग्जाम्पल्स खुद से सोचनी है कि इसकी क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। जैसे अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं, आखिरी बात लिखी हुई है। अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ में टोबैको की एग्जांपल मैंने आपको दी। टोबैको को महंगा करना हर मुल्क का एक मिशन होता है, टोबैको महंगा कर दिया जाए। हमारे यहाँ भी फिर भी सस्ता है, यूरोप में इतना महंगा है कि आम आदमी सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सिगरेट खुद बनाते हैं, फिर बना बनाया सिगरेट नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तंबाकू लेते हैं अलग से, पेपर लेते हैं अलग से, फिल्टर लेते हैं अलग से, वो खुद बनाते हैं ऐसे मुड़ा थोड़ा सा। मेरे कुछ दोस्त थे, वो गए हुए थे स्कॉलरशिप पे ना वहाँ PhD करने के लिए, तो उनके कभी कभार फोटो आने तो उनके सिगरेट बड़े अजीब से बेतुके से। तो मैंने पूछा यार मतलब यूरोप में रहते हो रिश्तेदार का सिगरेट पीते हो, ये इससे तो बेहतर था तुम पाकिस्तान में बड़े नवाबों वाले। कहते थे यहाँ पर नवाबी निकल गई सारी, हालात ही कोई नहीं है। तो वो जो खुद बना के पीते हैं वो सस्ता पड़ता सामो, इधर उधर से वो चीज़ें इकट्ठी करके। अनडिज़ायरेबल सेक्टर और भी हो सकते हैं इसी तरह के, जिनको गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो ज़्यादा फ्लॉरिश करें। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी आप इसकी एग्जांपल बनाइएगा, एग्जांपल आप बनाइएगा, बताएं यहाँ तक कोई बात डिस्कशन वाली, कोई समझने वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ आपको जो लग रही हो कि इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। ओवरऑल पेपर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत है तो बताइए। तौसीफ पहले प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन इसका नाम था, अब टैक्स प्रैक्टिस कर दिया। बात तो एक ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन क्या है? टैक्स के असूल। टैक्स प्रैक्टिस क्या है कि टैक्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है टैक्स। आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस अभी वकील को, डॉक्टर को, अकाउंटेंट को आप क्या कहते हैं? वकील है तो क्या करते हैं जी? प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर है तो जी डॉक्टर क्या करते हैं? जॉब करते हैं? नहीं, मेरी अपनी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स प्रैक्टिस मतलब टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन। जब आप टैक्स को समझेंगे तो ही इम्प्लीमेंट करेंगे ना, पहले समझेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। टैक्स प्रैक्टिस। फिर आगे चले जाते हैं फाइनल में, तो वहाँ पर उन्होंने तो इसका नाम और ही चेंज कर दिया, प्लानिंग और प्रैक्टिस भी कर दिया। यानी प्लानिंग करनी है टैक्स की पहले। टैक्सेस आर एक्चुअली प्लान्ड, टैक्स को प्लान करना पड़ता है। टैक्स किसी भी बिजनेस का एक जो होता है ना नाइटमेयर भी हो सकता है। सो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। लॉ के अंदर रहते रहते इतने बेशुमार तरीके होते हैं अपने ऊपर टैक्स का असर कम करने के कि वो अगर अच्छा पढ़ा लिखा टैक्स कंसल्टेंट हो तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपको पता ही ना हो मिसाल के तौर पर, और आप प्लॉट आज खरीदें 2 साल बाद बेच दें, हालांकि आपको पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, तो आपका अच्छा कंसल्टेंट होगा, वो आपको बताएगा नहीं यार 2 साल बाद नहीं 1.5 साल और निकाल लो, 4 साल बाद बेचना, ताकि वो तुम्हें ना कैपिटल गेन फ्री हो जाए, तुम्हारा टैक्स फ्री। अभी तुम बेचोगे तुम्हें टैक्स लगेगा। सो
टैक्स में पूरी दुनिया में ये कल्चर है कि अगर आप अच्छा प्लान कर लेते हैं, अच्छा टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फ़र्क है। इवेजन और अवॉइडेंस दो टर्म्स यूज़ होती हैं। अवॉइडेंस का ज़्यादातर ताल्लुक प्लानिंग के साथ है कि अपना टैक्स प्लान ही उस तरीके से करो कि आपको ये टैक्स ना लगे। इवेजन का ताल्लुक है 2 नंबरी से टैक्स बचाने पे, कि आपने कोई धोखाधड़ी से काम लेते हुए टैक्स बचा लिए। इवेजन इज़ नॉट अलाउड, ये ऐसी चीज़ है जिसको इतना पसंद नहीं किया जाता, और अवॉइडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि हाँ ठीक है यार प्लान कर लो, आपने प्लान कर लिया। इंडिविजुअल हो तो उसकी टैक्सेशन 35% तक चली जाती है, कंपनी हो तो वो 29% से ऊपर नहीं जाती। प्लानिंग है ना, आपने तय करना है कि मैं इंडिविजुअल के तौर पे काम करूं या कंपनी बना के करूं, डिपेंड करता है लोगों का। पढ़ेंगे, यही चीज़ें पढ़नी है हमने अगले 4 महीने तक। और कोई बात? इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, अफरात-ए-ज़र, आप पैसे की फरावानी को, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर कभी मार्केट में इस तरह का सिचुएशन बन जाए कि लोगों के पास मनी फ्लो ज़्यादा है तो आप टैक्स ज़्यादा कर दें। आप टैक्स ज़्यादा कर देंगे तो जाहिर है आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम रहना शुरू हो जाएगा, परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम होगी, इन्फ्लेशन बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मार्केट में डिप्रेशन है, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, तो फिर आप टैक्स ज़रा कम कर दीजिए सो दैट लोग उसको अवेल करना शुरू कर दें। भाई एक बंदा है उसके पास ना कैश पड़ा हुआ है, वो कारोबार ही नहीं कर रहा कि यार कारोबार करूँगा तो टैक्स लगेगा, आप उसको इंसेंटिवाइज तो करो कि तुम कारोबार करो, टैक्स कम कर देंगे तुम्हारे लिए, तो वो टैक्स लेकर, वो पैसा लेकर आएगा, तो पैसा लेकर आएगा मार्केट में तो पैसे की फरावानी होगी। दोनों चीज़ें गवर्नमेंट को चलानी पड़ती है ना साथ साथ। एंटी डंपिंग होती है वो ड्यूटीज़ जो आप लगाते हैं अपनी लोकल जो होती है ना प्रोडक्ट, उसको प्रमोट करने के लिए, और आप लगाते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ड्यूटीज और टैक्सेस लगा दो कि लोकल चीप लगना शुरू हो जाए, बाहर वाली महंगी हो जाए। यार एग्जांपल देता हूँ, हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं यूरोप में या दुबई में या अबू धाबी में, उन सब के पास ना लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मतलब किसी के पास भी ना ये V8 जो होती है ना क्रूज़र, उससे नीचे गाड़ियाँ नहीं हैं। वो पाकिस्तान में आके ना ऑल्टो भी नहीं ले सकते। वजह क्या है कि वहाँ पर उन्होंने वो ड्यूटीज़ नहीं लगाई उन गाड़ियों के ऊपर, वहाँ पर वो गाड़ियाँ सस्ती हैं, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, वो अफोर्ड कर लेते हैं। तो एक खित्ते खित्ते की बात होती है। यहाँ पाकिस्तान में उसी गाड़ी को, वो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस पे आए तो पाकिस्तान में भी हर कोई अफोर्ड कर ले, लेकिन पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में लगाता है उसके ऊपर ड्यूटीज़ 2-2, 3-3 टाइम ज़्यादा। आम गाड़ी पे 17% फर्ज करो सेल टैक्स लगना, तो उसके ऊपर 34% ड्यूटी भी लगनी है साथ, सो दैट उसको रोका जाए कि भाई क्यों इतने पैसे खर्च करने हैं। अच्छा गवर्नमेंट पता क्यों इसको प्रमोट करने से रोकती है? आप जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट की बला से करो जो मर्जी इंपोर्ट, लेकिन आपको चाहिए होते हैं डॉलर उसके लिए, और आप डॉलरों में नहीं कमाते, आप कमाते हैं रुपयों में। आप रुपये पकड़ाते हैं अपने बैंक को, उसको कहते हैं जी इसके डॉलर बनाओ, डॉलरों से बाहर की चीज़ खरीद लो। डॉलर स्टेट बैंक खुद भी नहीं प्रिंट करता, वो कहते हैं यार हम कहाँ से डॉलर लेकर आए इतने, अगर तुम लोगों की याशियों के लिए हम डॉलर बाहर भेजते रहे तो हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर ख़त्म हो जाएंगे तो तेल कहाँ से मंगवाएंगे, तेल भी डॉलरों से आता है, तेल नहीं आएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए इम्पोर्ट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इम्पोर्ट्स को थोड़ा नीचे रखा जाए, इम्पोर्ट्स को कोशिश करके सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाए, गैर ज़रूरी चीज़ों को इम्पोर्ट ना किया जाए। या सॉरी कोशिश कर रहे हैं सारे लोग कि डॉलर से जान छुड़ाई जाए किसी तरह, लेकिन डॉलर का होल्ड बड़ा मजबूत है। बात देखो ना, पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ चीज़ खरीदनी, इंडिया ने पाकिस्तान से कुछ चीज़ खरीदनी, तो हम डॉलरों में ट्रेड करते हैं, रुपयों में क्यों नहीं कर सकते भाई बस। लेकिन डॉलर का एक होल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में। जब से ये तय हुआ हुआ ना कि तेल डॉलरों में बिकेगा, तब से डॉलर दुनिया में एक अपनी वो पकड़ चुका है जड़। और जी आज के लिए और कोई बात? कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आपने अच्छी तरह पढ़ के भी आने,
और आपने ना इसकी एक एक दो दो एग्जांपल्स भी बना के लानी है जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं ख़ास तौर पर इसकी। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।